अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे अहम फसल कपास के पैदावार के जो तखमीने हैं वो गलत हो गए हैं और 1 करोड़ गांठ का जो टारगेट इस साल रखा गया था उसमें भी 35 से 40% अंदाज़ा है कि कमी हो रही है। अब तक के जो आदाद शुमार PCGA ने जारी किए हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन 40% कपास जिनी फैक्ट्रियों में कम आई है पिछले साल की निस्बत। तो ये कपास के बारे में जो पाकिस्तान की कैश क्रॉप कहलाती है उसका ये हाल मुल्क की मईशत के लिए क्या असर डालेगा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कॉटन डीलर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब चेयरमैन जस्सू मल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ डायरेक्टर कॉटन पंजाब डॉक्टर सगीर अहमद साहब मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कपास के काश्तकार हैं और गहरी नज़र रखते हैं कपास के इश्यूज़ पर कर्नल रिटायर्ड बाकर एहसन साहब। तो सबसे पहले मैं जस्सू मल साहब की तरफ आऊँगा क्योंकि इनकी रिपोर्ट है, इदारे की रिपोर्ट है और यही एक रिपोर्ट है जो आदाद शुमार की हतमी समझी जाती है, जिसको तमाम चाहे वो एप्टमा हो, ग्रोवर हों या जीनर्स हों या हुकूमत, वो इसको मुस्तनद समझती है। इस दफ़ा की जो 15 अक्टूबर की जो आपकी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में तकरीबन 40% कम रुई मार्केट में आई है। आप जसमल साहब इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप दोस्तों की मेहरबानी जो आपने हमें यहाँ मदऊ किया, इनवाइट किया आपके प्रोग्राम में। तो मैं आपके तवसत से पाकिस्तान की जो कॉटन का क्रॉप है इसके बारे में जो फिगर आई है और आपके तवसत से मैं अपने पाकिस्तान के सारे भाई, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी है, इसमें हमारे ग्रोअर भी हैं, इसमें हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, इनको जो हमने फील्ड में प्लस हमारी जो अपनी स्टैटिक्स है उसके बारे में बताता चलूँ कि कॉटन पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से उसमें डिक्लाइन आया है क्रॉप की साइज़ में, उसमें मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि हमारे इदारे आज तक, ये मैं 4 साल पहले भी PCG का चेयरमैन था, उस टाइम पे हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे खुर्रम दस्तगीर साहब, हमने उस टाइम पे भी उनको कहा था कि अगर ये कॉटन क्रॉप जो है ये मुल्क की मैशत में एक बैकबोन की हैसियत रखती है। इसकी जो हैसियत है कि हमारी रूरल इकानमी में ये 60% लोगों को रोज़गार फराहम करती है। अगर इस पे आपने तवज्जो नहीं दी, आपको जो रेवेन्यू मिलता है इस मुल्क में, यानी कि $12 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, वो भी इसी कमोडिटी से होती है। और कम से कम मिनिमम 20 इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉटन से कंसर्न हैं और उसी से लोगों को रोज़गार भी मिलता है और उसी से हमारे मुल्क की इकानमी भी हैसियत रखती है। तो बदकिस्मती से मैं कहूँगा पिछली हुकूमत और जो हुकूमत वक्त है, उन्होंने इस सेक्टर को एक जो हमारा मेजर क्रॉप नहीं माइनर क्रॉप समझकर उसी पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। दुनिया में जो भी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका, हिंदुस्तान, चाइना, अभी जो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ब्राज़ील बना है। पहले हम नंबर 3 पे थे, फिर 4 पे आए, इसके बाद अभी 5 पे आए। 5 पे जो अभी जो मैं समझता हूँ जो क्रॉप आएगा शायद हमारा नंबर 6ठा हो जाए। तो बदकिस्मती को कि हमारे मुल्क में नेचुरल वसाइल बहुत हैं, वसाइल की कमी नहीं है, आइडियल क्लाइमेट है, आइडियल इरिगेशन सिस्टम है, दुनिया का नंबर 1 है। लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो है टेक्नोलॉजी। दुनिया में किसी भी सेक्टर ने डेवलपमेंट की है वो है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अगर इंडिया ने 2006 में अपने कॉटन के क्रॉप उनकी 11 मिलियन बेल होती थी, वो आज 35 से 40 मिलियन बेल की प्रोडक्शन ले रहा है। उसका ग्रोअर जो 6 मन या 8 मन लेता था आज 30 मन ले रहा है। उन्होंने अपने ग्रोअर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक बोल गार्ड 2 टेक्नोलॉजी 2006 में फ्राहम की।
वो बीज दे के उन्होंने अपने ग्रोअर को एक प्रॉफिट टेकिंग बनाया। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि किस तरह हो सकता है, हम इस पे आते हैं। हाँ। लेकिन अभी आपने कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब को भी आपने, उस वक्त और हुकूमत थी, हाँ। और सियासी पार्टी की हुकूमत थी, अब इस वक्त और सियासी पार्टी की हुकूमत है और वज़ीर भी मुख्तलिफ हैं मुतलका, क्या फ़र्क है आपको उस वक्त जिस निशानदेही ख़तरे की आपने की, इस वक्त आप समझते हैं कि वही उसके नताइज हम देख रहे हैं, या आप कैसे देख रहे हैं इसको? आपने कैसे कंपैरिजन किया दोनों हुकूमतों को? मैंने दोनों हुकूमतों को जो देखा है कि उन्होंने अपनी जो हमारे मुल्क की इकानमी को उन्होंने ये कहा कि ये जो एग्रीकल्चर जो है ना हमारे मुल्क की इकानमी में कोई इसका रोल नहीं है, हम दुबई टाइप उसको इकानमी बनाएं। ये किसने कहा? ये पिछली हुकूमत, उसमें हमारा जो इसाक डार साहब थे वो हमेशा कहते थे कि हम इसको डिजिटल इकनॉमी बनाएं, यहाँ पे स्टॉक मार्केट को बेहतर करें, हमने जो भी है वो इस तरह की इकनॉमी बनाएं कि लोग शिफ्ट हो दूसरी लेकिन टेक्नोलॉजी। दुबई तो इकोनॉमी जो है इतनी मॉडल इकोनॉमी तो नहीं समझी जाती है। मकसद जो हमारे हुक्मरान हैं शायद वो रह रह के उनको हाँ। चस्का वो लगा गया, लेकिन हमारे मुल्क में रूरल इकोनॉमी, रूरल लोग बहुत हैं, रूरल हम इकोनॉमी पे बात करते हैं, इस कॉटन का जो प्रोडक्शन गिर रही है उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बिल्कुल क्या आ रहा है उस पर बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर सगीर साहब डायरेक्टर कॉटन है, पंजाब के साइंटिस्ट हैं और आपसे बात होती रहती है, लेकिन इस दफ़ा इतना डिक्लाइन जो है, आप समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था या कुछ गैर मामूली कुछ चीज़ें भी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी पहले गुफ्तगू की है, लेकिन ये जो साल है ना, ये पिछले 2015 से अब की बात नहीं है जी सर। ये 2015 से जो है ना, ये हमारी डिप आई है, शार्प डिप आई है जब भाषण ज़्यादा, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये हमारा फिगर कोई मतलब इम्प्रूव नहीं किया। उसकी बेसिक वजह जो मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बेसिक रिसर्च और एक होती है अप्लाइड रिसर्च। सो दुनिया जा रही है बेसिक रिसर्च की तरफ। वो चाह रहे हैं कि सलूशन हम ढूंढें किस चीज़ का, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो, प्लांट में ऐसी चीज़ें जीन्स डाल दें, जैसे उन्होंने बीटी जीन डाला, वहाँ से लिया, बैक्टीरियम से लिया थोरिजेंसिस, तो वहाँ से लेकर आपने कहा वो चाह रहे हैं, कौन चाह रहे हैं? वो हम कौन चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं वहाँ से लेकर उन्होंने डाल दिया। तो अब दुनिया जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी क्रॉप के अंदर केमिकल का यूज़ ख़त्म कर दिया जाए, वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, सोशल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहे हैं। तो वो जो बना रहे थे ना, जो मेन फैक्टर है, मैं आपको अगर सिंगल फैक्टर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि सिंगल फैक्टर है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। क्योंकि ये देखें ना, आपका अगर सीड इज़ अ वन मे बी अनदर फैक्टर, लेकिन एक क्रॉप आपकी उग गई है, सब कुछ है, जुलाई में हम कह रहे हैं ये बहुत अच्छा जा रहा है, हम सर्वे मैं भी करता रहता हूँ, और हमारे जो ऊपर हमारे अरबाब वक्त है वो भी खुद भी करते रहते हैं। तो दोनों सेक्रेटरी साहबान हमारे जो पहले थे और अब साउथ पंजाब के जो लगे हैं, ये अतील साहब, तो ये इज़ वेरी सीरियस कॉटन में वो दिलचस्पी इसमें, वो जो है एक फैक्टर है और वो है सफ़ेद मक्खी। अब केमिकल का यूज़ हम देखें ना, उसको मार रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड के ज़रिए। इंसेक्टिसाइड इफ़ेक्टिवनेस अब हमने स्टडी किया है, वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है एक दवाई को बार बार इस्तेमाल करके। हम ये नहीं कह रहे 2 नंबर दवाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो गई है। हमने स्टडी किया 40% 50% से ऊपर है नहीं, तो वो एक फैक्टर है, और उस पर बेसिक रिसर्च जो होनी चाहिए थी वो बेसिक रिसर्च, एक देखें, एक अप्लाइड रिसर्च है हम कर रहे हैं। हम जो नॉर्मल आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सब मतलब चाइना साहब मैं घूम फिर के आया हूँ, मैंने वहाँ लेक्चर भी दिए हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन काम चलता है बेसिक रिसर्च से। और वो बेसिक रिसर्च कहाँ से, यूनिवर्सिटी से शुरू होती है या आपके इदारे हों, दोनों बेसिक रिसर्च कर सकते हैं। तो हम आप समझते हैं कि हम अभी बेसिक रिसर्च में हमारी नाकामी है? बहुत बड़ी नाकामी। किसकी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखें ना, यूनिवर्सिटीज़ पहले नंबर पर, फिर उसके बाद जो हमारे जो रिसर्च के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की फोकस अगर रिसर्च, मैं कहता रहता हूँ
मैं कहता हूँ ना तो कि आप जो है ना, आप ये गवर्नमेंट आई, आपने पिछली दफ़ा एक बात मैं कह दूँ, चीफ मिनिस्टर जो पीछे थे शहबाज, उन्होंने एक मीटिंग बहुत धुआंधार बुलाई कि जनाब, लेकिन हमने जो प्रपोजल्स दी उस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जो है, अब एक बात, अब आपको उम्मीद लग रही है कि कुछ उम्मीद होगा। लग रही है, बिल्कुल। कर्नल साहब जी सर। आप बड़े क्रिटिक होंगे यकीनन, मुझे कपास से रिलेटेड आपकी अटैचमेंट का भी थोड़ा सा अंदाज़ा है, गुफ्तगू जब भी होती है। कौन जिम्मेदार है इस सारे उसको, इस पिछले 4 साल का जो डिक्लाइन है कपास की प्रोडक्शन में, उसका ज़िम्मेदार एज अ ग्रोअर आप कैसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं 45 साल से कपास उगा रहा हूँ, और मेरा जो फॉर्म था उसको लोग पहले भी देखने आते थे, अब भी देखने आते हैं। अगर आप यहाँ मुल्तान से लेकर भावलपुर तक ट्रैवल करें और जो मेरे फॉर्म पे अगर आपको कपास नज़र आएगी और कहीं नज़र नहीं आएगी, अब भी बड़ी मुकाबले के बाद औसत मेरे बहुत सारे ऐसे एकड़ भी हैं जिनकी 55 एकड़ भी है, मेरे बहुत सारे एकड़ थे जिनकी 35 भी थी, मेरे बहुत सारे ऐसे एकड़ हैं जिनकी 20-22 आती थी। इस दफ़ा मुश्किल से, अगर मैंने बहुत भी सफाई करके जो पूरी मेहनत के साथ एक्स्ट्रा इंटेंसिव वो इंसेंटिव भी जो हमारी चोनियाँ आती हैं उनको मैं दे के, तो मुश्किल से मैं 20 मन तक पहुँचूँगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी फाइनल पिकिंग या सेकंड और थर्ड पिकिंग जो है वो बाकी है। अभी जो मेरी पहली पिकिंग आई है वो तकरीबन जो पहले आया करती थी वो 12-13 मन आती थी, इस दफ़ा 6.5-7 मन आई है। अब इसके अंदर डिक्लाइन की बहुत सारी वजूहात हैं। आज तक मेरे जहन में पेवस्त हैं वो बातें जो आज से 15-20 साल पहले मैं किया करता था। मसलन फैसलाबाद रिसर्च यूनिवर्सिटी नियाब का सीड बनाती थी, CIM बनाती थी, और भी ये पंजाब वाले भी बनाते थे, और फसल को देख के बड़ी खुशी होती थी। लेकिन जब से ये चोरी वाला बीज BT बीज आया है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है, और लोगों ने इसके अंदर अपना प्रोपेगेंडा करके हर तरीके से किसान को बेवकूफ़ बनाया है और महंगे से महंगा बीज बेचा है। और वो अब अपनी अफादियत जो आज से 5 या 6 साल पहले आया था, वो ग्रेजुअली अपनी ताकत, अफादियत, रेजिस्टेंस हर चीज़ ख़त्म कर चुका है। वो हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट नहीं है। अब मैंने पिछली एक वैरायटी थी CIM 554, वो पिछले साल भी लगाई, इस दफ़ा भी लगाई। मेरे से कोई बीज ले गया 200 रुपये का, आगे जाके उसने 400 रुपये किलो का बेच दिया। मतलब ये छोटी मोटी नौसरबाजी जो हमारी रगों में है ना, हम दुनिया में सबसे इंटेलिजेंस जो IQ लेवल है उसमें 4थे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, हमारे जो जहन है या इंटेलिजेंस जो है, और नंबर 2 काम में हम नंबर 1 है पूरी दुनिया में। हमने अपनी पॉजिटिव अप्रोच, अपनी रिसर्च, अपनी जहनियत को सही तरीके पर नहीं चलाया। अब आ जाइए कि मैं अभी क्यों वापस जा रहा हूँ BT से हट के, इसलिए जा रहा हूँ कि वो मेरे अभी तक आँखों में वो तस्वीर मौजूद है जो इन्होंने लोकली रिसर्च करके वो बीज हमें दिए थे, उसका एकदम इन्होंने सीन से गायब कर दिया। इस दफ़ा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो छोटे किसान थे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 एकड़ लगाई है, मेरे इर्द गिर्द जो छोटे किसान बैठे हैं वो 2000 एकड़ वाले हैं। किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 एकड़ है। वो एक हद तक आया, अगस्त तक आया, उसने छोटी मोटी स्प्रे करता रहा। अगस्त के बाद उसने हिम्मत हार गई क्योंकि वो वाइट फ्लाई, पिंक और बाकी वो जो थे तेला मेला, वो हर चीज़ आ गई और वो मेरे लिए एक वबाल जान बन गई और उसने मुझे भी बर्बाद किया। और बहुत दफ़ा मैंने सजेशन भी दी, इवन फ़खर इमाम साहब से भी कहा, यहाँ पर रिसर्च वालों से भी कहा कि यार ये पेस्टिसाइड वालों को कहो कि ये स्टॉक जो है इनको निकालें, थोड़ा सा सस्ता कर दें, दवाइयाँ दें, इनको एनकरेज करें, छोटे किसानों को सुपरवाइज करें, बड़ों को छोड़ें। आप बड़े तो कर ही लेंगे, इनको अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो कपास बचेगी, वरना नहीं बचेगी। सही। और लेकिन आपने जो बात की, आपने बीज से शुरू किया और अभी आप जो ख़त्म किया वो आपने पेस्टिसाइड की कीमतों पर आके ख़त्म किया। बिल्कुल इसी तरह इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कपास की पैदावार में जो तेज़ी से कमी हुई है उस पर, और हमारे साथ जस्सू मल साहब हैं, डॉक्टर सगीर साहब हैं और कर्नल रिटायर्ड बाकिर साहब हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बाकिर साहब कह रहे थे कि सीड क्वालिटी का नहीं मिल रहा और बीटी कॉटन का जो नताइज हैं अब वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से ग्रोअर को शदीद नुकसान का सामना है। हम बात जारी रखते हैं, लेकिन जस्सू मल साहब, जो निशानदही कर्नल साहब ने की है कि क्वालिटी बीज नहीं मिल रहा, आप जब जिनिंग उससे गुज़रते हैं, आप क्या समझते हैं कि मसला क्या है? बिल्कुल, हमारे कर्नल साहब ने बात सही की है कि बीटी सीड आने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ी थी। जो 10 साल पहले हमारे यहाँ इलीगल को या कुछ बोलगाड़ वन आया था, लेकिन बीज की क्या होती है कि इसकी लाइफ टाइम जो भी है सर, वो 3 साल से ऊपर नहीं होती है। उसके बाद आपने सस्टेनेबल सप्लाई देनी है अपने ग्रोअर को। जी सर। वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक मुस्तकिल, क्योंकि कॉटन क्रॉप हमारी बैकबोन है हमारी मैशत की सर, इसके लिए आपने मुस्तकिल पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जो सीड है इसके लिए दुनिया की तरह, जिसने, मैं आपको कहता हूँ हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ब्राज़ील है। ब्राज़ील में 3 साल पहले 5 मिलियन बेल होती थी, आज वो 15 मिलियन को टच किया है। हमारे पास 15 मिलियन होती थी तो हम 5 मिलियन पे आ गए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी लेके आए, ग्रोअर को फैसिलिटेट किया। जैसे कर्नल साहब ने कहा कि पेस्टिसाइड, सर, पेस्टिसाइड इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म आफ्टर पेस्ट, लेकिन आप सीडी ऐसे लेके आओ जिससे आपके पेस्ट की कॉस्ट भी ग्रोअर को बचे। अगर हिंदुस्तान में अगर प्रोडक्शन लेने जाता है ग्रोअर, उसकी कास्ट आती है 20,000 रुपया पर एकड़ सर, लेकिन हमारे यहाँ 50,000 से अब वो एक कॉस्ट आ जाती है जिसमें फर्टिलाइज़र है। हिंदुस्तान में ग्रोअर को फर्टिलाइज़र मिलता है 500 रुपये की बोरी पाकिस्तानी रुपीज़ में, सर, इंडिया के रुपीज़ में 250 रुपये बोरी है। वही हमारे ग्रोअर को 2,000 रुपये में बोरी मिलती है, अगर वो भी कैश पे है। अगर वो उधार पे कहीं आड़ती से लेता है, वो समझोगे उसको मिलती है 2,500 रुपये में। तो बेसिकली हमारे जो एक ग्रोअर हैं वो 85% वो हैं जो हैंड टू माउथ वाले हैं। उनको आड़ती के पास जाना पड़ता है, उसको टाइम पे पेस्टिसाइड भी नहीं मिलता, टाइम पे फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलता, टाइम पे बीज भी अच्छा नहीं मिलता। टाइम, एक तो टाइमिंग की भी बात है, दूसरी ये है कि उसको जो मिलती है चीज़ें वो भी प्योर नहीं है। तो हम अगर नीचे के लेवल से देखेंगे कि ग्रोअर को, जो मैं आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी कंट्री है, पहली चीज़ है कि फाउंडेशन जो है वो है ग्रोअर। उसको अवेयरनेस देनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में एक आपका चैनल चलने चाहिए किसान के नाम पे, सर, कि किसान को किस तरह अवेयर किया जाए कि ये कौन सा टाइम है, इस पर आपने कौन सी चीज़ खास करनी है। इसके बाद फर्टिलाइज़र, जो पेस्टिसाइड है, इसके किस तरह लगानी है, कौन सी बीमारी आई है, उस पर कितनी दवाई लगानी है, उसका डोज कितना होना चाहिए, ये है ग्रोअर को अवेयरनेस देनी। सही। क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्केटिंग करते हैं, चाहे पेस्टिसाइड की या बीज वाले, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने की जाते हैं कि उसको अवेयरनेस नहीं देने जाते हैं। और जो हमारे पास जो इदारे भी हैं वो भी उस लेवल पर, हमारे रूट लेवल तक नहीं जा सके हैं। बड़े बड़े ग्रोअर होते हैं, उनकी जितनी सेल होती है, ज़्यादा उनकी मार्केटिंग होती है, तो वो प्रायोरिटी बड़े लोगों को देते हैं। जो हमारा छोटा काश्तकार है, जिसकी ज़मीन 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ है, साईं ने कहा कि मेरे इर्द गिर्द 2000 ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की इकानमी को भी जो बेहतर करना है, इनकी लिविंग को भी बेहतर करना है, तो हमारे छोटे काश्तकार और छोटे सनतकार को आपने एक सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपकी मुल्क की इकानमी की जो पॉलिसी बननी चाहिए, ग्रोअर को अभी अगर हम लोन भी देते हैं तो उसके लिए हमने बड़ी एक डिफ़िकल्ट पैरामीटर रखे हुए हैं, और उसको मार्कअप भी मेरे ख्याल में 20-25% से कम नहीं है, इसीलिए वो आड़ती के पास जाता है। क्योंकि अगर उसको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी करे, हिंदुस्तान है ये छोटे ग्रोअर को 2 से 3 लाख रुपया उनको क्रॉप पे वो फाइनेंस देते हैं, जिसका मार्कअप भी मेरे ख्याल में बहुत ही कम है। हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनती है बड़े लोगों के लिए, जो भी बनी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको आज भी मार्कअप होगा तो 3% पे होगा या 6% पे। लेकिन ग्रोअर ने कौन सा जुल्म किया, वो हमारे पूरी मुल्क को यानी कि फूड भी देते हैं, रोज़गार भी देते हैं, वो हमारे मुल्क की यानी कि एक बहुत बड़ी मैशत है, जो काम करने वाले लोग हैं, सर, उसी को कहीं भी फैसिलिटेट नहीं किया गया।
अच्छा, सबसे पहले जो कर्नल साहब ने बात की, हम दोबारा वापस आते हैं कि कपास का काश्तकार एक ही चीज़ मांग रहा है सबसे पहले कि क्वालिटी सीड, या क्वालिटी सीड मैसर नहीं है। और डॉक्टर ज़कीर साहब जैसे जसमल साहब ने भी ओवरऑल एक बात की, कर्नल साहब ने भी निशानदेही की, क्वालिटी सीड वो पुराने आपके CIM 554 पे चले गए हैं और BT से निकल गए हैं। कब ऐसा बीज साइंटिस्ट दे पाएंगे कि वो उनका एतमाद बहाल हो ग्रोअर का, या आप सीड टेक्नोलॉजी को कैसे कितनी जल्दी पाकिस्तान में देख सकते हैं कि ये इम्प्रूव हो रही है और अवेलेबल है, तब तो एतमाद बहाल हो सकता है शायद कपास के काश्तकार का, नहीं तो अगले सीज़न में तो आप इससे भी कहीं नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल, सीड जो है ना, सीड क्वालिटी एक फैक्टर है सर, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ कि किसानों के पास अच्छे अच्छे जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, ये इनके पास तो 2 नंबर सीड नहीं आया ना, लेकिन ये भी इस साल कहते हैं जी 20 में मेरे में आई है। सो व्हाट काज द डिफरेंस, इतना इसको वो नंबर जो आप एक चीज़ है क्लाइमेट का इम्पैक्ट आप ना भूलिए। मैं आप इनको बता रहा था, मैंने एक प्रेजेंटेशन दी है, 1991 में पंजाब ने सबसे ज़्यादा 1,14,00,000 बेल्स पैदा की और हमारी 26 मन, फिर 2004 में आई, फिर 2011 में 1,20,00,000 पंजाब पैदा कर चुका है। क्यों? उस वक्त मैंने फिर टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर, उसका रात का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया है। अगर 2011 से देखें तो 2 डिग्री है और 91 से देखें तो 4 डिग्री बढ़ गया है और दिन का टेम्परेचर 2 डिग्री का बढ़ गया है। सितंबर आपको बड़ा पहले हम कहते थे सितंबर बड़ा, अक्टूबर ये बड़ा सेटिंग है, जैसे नॉन बीटी हुआ करती थी, सितंबर में सबसे ज़्यादा सेटिंग वहाँ। अब सितंबर में होती है गर्मी, अक्टूबर में भी गर्मी होती है। तो जो पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट आना चाहिए, पेस्टिसाइड एक तो है ना कि हमारी केमिस्ट्री ओल्ड है, नंबर 2 फैक्टर ये है कि वो आपका जो पेस्टिसाइड है आप स्प्रे करते हैं, हार्ड क्लाइमेट होती है और आप बार बार स्प्रे करते हैं, तो उसका वो पौधे पर नेगेटिव असर पड़ता है। सीड मैं कह रहा हूँ नंबर 1 फैक्टर है, एक फैक्टर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंट्रोल जो मैं ऑस्ट्रेलिया के पहले भी मैंने एग्जांपल दी, 1998 में वो 12 से 13 स्प्रे 14 स्प्रे भी करते थे, इसको बोलवर्म, अमेरिकन बोलवर्म उनका इशू था। अब वो करते हैं 2 या 3 स्प्रे। वो क्यों करते हैं? उन्होंने जो है बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 बनी, मानसेंटो अमेरिका में बनी, अडॉप्ट उन्होंने की, ये अभी डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन पाकिस्तान के रिसर्च इदारे और साइंटिस्ट इसकी मुखालफत करते हैं नो कि नो 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 नहीं आना चाहिए। नहीं, मैं आपको इनकी तरह डॉक्टर मैं कर्नल साहब की एग्जांपल आते हैं, ये कहते हैं जी नॉन बीटी आना चाहिए। मुझे पिछले साल एक टेलीफोन आया हारूनाबाद से, सर कहते हैं जी मैंने देसी कपास लगाई हुई है, स्पॉटेड बोलवर्म यानी उसका चितकबरी सुंडी का हमला आया है, मैं तो स्प्रे कर रहा हूँ, तो मेरी तो वो चितकबरी। अब नॉन बीटी जो है, अगर नॉन बीटी पर आप चितकबरी, अब क्योंकि बीटी पर चितकबरी नहीं आ रही, अमेरिकन 1-2 आता है, उसको कंट्रोल हो जाता है। अगर आप बीटी नॉन बीटी का लाते हैं, नॉन बीटी का लाने, लेकिन आपके साथ फिर इफेक्टिव पेस्टिसाइड, आप जेनेटिक रेजिस्टेंस लाएं, कोई आपको इशू नहीं है। जो मैंने बात की है, हमें अब ऐसे प्लांट्स, ऐसी वो क्रॉप या प्लांट बनाना पड़ेगा जो जिस पर पेस्ट का मेन है कि उसमें पेस्ट का अटैक कम आए, टॉलरेट करे और क्लाइमेट को भी। आपने कहा बनाना पड़ेगा, ये जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है या उसको साइंटिस्ट ने ही उसका हल देना ना, ग्रोअर तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप पर जो जिम्मेदारी है या जो तहकीकी इदारे हैं कपास के ऊपर जो काम कर रहे हैं या हुकूमत है, तो उनका भी तो कब तक आप उन्हें बीज दे पाएंगे, या आप अभी अपनी नाकामी तस्लीम करते हैं? मैं पहले लीफ कल वायरस डिजीज़ आई ना तो 93-94 में, और उसके बाद मैंने 12 का, मैंने यकीन करो मैंने अपने कोशिश कर ली, हमने जहाँ कोशिश, मैंने कहा जब वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप CLC रेजिस्टेंट वैराइटीज़, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक। मैं तो अपनी एतराफ़ करता हूँ भाई, आप लाएँ, बाहर से लाएँ साइंस। मैं पहले कहता हूँ अब जो है ये टेक्नोलॉजी आप लाएंगे। अब हमारे पास ऐसी बात नहीं है, आप ये वैल्यू, एक मैं सजेशन पेश करूँगा कि हुकूमत एक कमेटी बना के, जितने इदारे हैं उसमें ग्रोअर्स भी शामिल हो, उसमें आपके एक्सपर्ट भी जो हैं वो इवेल्यूएट कर ले कि इसके पास क्या है, क्या ये हुकूमती इदारे कर क्या रहे हैं, जो रिसर्च के इदारे हैं, तो वो
एक आपको पता चल जाएगा। हमने एक अच्छी बात मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने भी देखे है कि पिंक बोलवर्म जो का एक मसला था, उसके हमने ऐसी वैरायटी बना ली है जो इसको रेजिस्ट करेगी। यानी पिंक बोलवर्म आप देखें तो उस पर पिंक बोलवर्म नहीं आएगा। एक लेकिन उसके इस सीज़न में कपास पर कितने % सफ़ेद मक्खी और कितने % गुलाबी सुंडी का हमला हुआ? इस दफ़ा जो है अल्लाह के फजल करम से गुलाबी सुंडी का हमला पहले शुरू में आया, लेकिन उधर उसके बाद नहीं आया, अब आया, लेट में तो आया। सफ़ेद मक्खी का आया ना जी, सफ़ेद तो मक्खी सफ़ेद मक्खी का हल अब इस पे तो नहीं मिला। हाँ, मेरी बात सुन, दोनों चीज़ें हैं सर। ये इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक कीड़े को स्प्रे करेंगे ना, ये हुआ मसला क्यों उठा क्यों, तो इसके बैकग्राउंड में ज़रूर बताऊंगा। सर। 2015 में जब बीटी जो है, बीटी हमारी इनफेक्टिव साबित हो गई कि पहले पिंक को भी रिजिस्ट करती थी, पिंक भी नहीं आता था, स्पॉटेड भी, अमेरिकन भी नहीं आता था। सर। 2015 में रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, जैसे 95 वाला मॉडल 1950 वो 2000 हमारे यहाँ 2015 में जाके ख़त्म हो गया। 2000 आपकी बात से जो आपने एतराफ़ किया कर्नल साहब, पहले तो मुख्तसर से कमेंट चाहिए, फिर मैं आपसे दोबारा तफसीलन भी पूछता हूँ कि आप इनके एतराफ़ को, एक साइंटिस्ट के एतराफ़ को, कि अभी हम ऐसी फौरी तौर पे वैरायटी देने की पोजीशन में नहीं हैं जो सफ़ेद मक्खी को रेजिस्ट करे और इफ़ेक्टिव आप प्रोडक्शन ले सकें, फिर आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर रिसर्च के इदारे सर। बिजनेस माइंडसेट से बाहर निकल जाएं, सिर्फ रिसर्च पर कंसंट्रेट करें, दे कैन डू वंडरफुल रिसर्च। एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन सीड माफिया टुडे। आई एम स्पीकिंग लाइव ऑन रिकॉर्ड। इफ दे आपने कहा है कंसंट्रेट, everybody in the research institutions, if they concentrate on research, they can do wonder. But एक लस्ट आ गई है और हर जो साइंटिस्ट है उसने कहीं ना कहीं अपने आप को किसी एग्रीकल्चरिस्ट के साथ इंगेज किया हुआ है। आई एम नॉट ओनली आई विटनेस टू माई सेल्फ, आई एम आई विटनेस टू सो मैनी पीपल। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता साहब, उन्होंने कहा जी एवरीवन अक्रॉस द कह बोर्ड। रहे हैं डॉक्टर साहब आप। सुने, हाँ, इनकी जो चीज बात कर रहे हैं, वो इज बायर, वो इज बायर। आई एम अ बायर। हाँ, ही इज द बायर। If you give me the temptation, I don't give। देखिए फिर इस बहस को तो जितनी लंबी करें। मैं कहता हूँ, कहते हैं ना जी, देने वाला तो देने वाला, सर। जो आप रिश्वत लेने वाला देना, दोनों के बारे में कहा गया। सो मैं आपका कहता हूँ कि हमने कई दफ़ा कहा है, अब मैं भी फोरम पर ओपन कह रहा हूँ, हमने कहा है सर्टिफाइड सीड भेजें, सर्टिफाइड सीड आप लें। वो कहते हैं जी, मैं बड़े डिग्निटीज की बात कह रहा हूँ। वो एक दफ़ा एक चेयर पर बैठा, जहाँ वो मिनिस्टर था, वो कहता है जी बिल्कुल सर्टिफाइड दे रहा है सीड जी, सीड से हटकर कि डॉक्टर साहब आप यार ये तो 886, ये तो पुरानी हो चुकी, ये क्या आप मुझे 886 दे रहे हैं। सो इसको इस बहस पे अपने आप तो अच्छे करवा रहे हैं ना। देखिए ये तो अच्छे करवा रहे हैं, ये अपने मसाइल बताएं कि मेरे मसाइल जो है, मुझे कौन से मसाइल हैं, उनकी तरफ। इनको तो अच्छा सीट मिला है ना, इनको तो कोई ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा। तो ये जो बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई, जो अब कमिंग टू द सोल्यूशन, वी आर वेरी सीरियस। अब गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, मुझे कोई इसमें वो शक नहीं है कि जो हमारे देखें साउथ पंजाब का सेक्रेटरी लगा है, वो सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं, ऊपर से मिनिस्टर है साकिब, वो साकिब अली अतील साहब को हर रोज़ ही बंदा जाके ये कहता है सीट का। सो वी हैव टू रिजॉल्व द इश्यूज। कमिंग ब्लेम गेम, तो फिर मैं शुरू हो जाऊँ तो ये शुरू हो जाए जो अभी मैं अपने तौर पर मैं एप्टमा को ये कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुमने 2 अरब रुपए रिसर्च के देने थे, क्यों नहीं दिए? कहते हैं उनकी आउटपुट नहीं है रिसर्च वालों की, ये सेंट्रल कॉटन रिसर्च वालों की, उनकी कोई आउटपुट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप अभी बड़ी मुश्किल से फखर इमाम साहब ने अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस में कि जी उन्होंने ये बड़े प्यार से और बड़े मध्यम अल्फाज में ये कहा कि जी पेस्टिसाइड का भी इशू है, इशू है। मेरे बार बार कहने के बाद यहां पर कोई बंदा पेस्टिसाइड का नाम भी नहीं लेता। तमाम रिसर्च सेंटर्स में जितने प्रोग्राम होते हैं, दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड बाय पेस्टिसाइड कंपनीज। व्हाई? इट इज अ ब्राइब। आप चले जाएं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में, रिसर्च सेंटर्स में, सर दे स्पॉन्सर कंप्लीट प्रोग्राम,
खाना, टेंट वेंट सब लेकर आते हैं। मुझे मैं नहीं जानता, 14-15 साल मैं इंटेलिजेंस में रहा हूं, मुझे आता है कहां कहां से चीज को उठाना है, कोलेट करना है और बताना है कि ये सर फैक्ट है 100%। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं 4 साल 5 साल में बिल्कुल ब्रेक हो चुका हूं। इसलिए ब्रेक हो चुका हूं कि जिस पेस्टिसाइड को मैं डालूं, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर पिंक बॉल वॉर्म के रोप्स लगाए थे, ठीक है, इन्हीं के बंदों ने कहा कि इसके ऊपर स्प्रे करनी है, दूसरे ने कहा नहीं करनी, फिर तीसरा बंदा है केड़े वेले लाया सी, मैं कहा मैं शाम को लाया, ओहो ये सुबह लगाना था, ये स्प्रे कब की, मैंने कहा ये शाम को की, नहीं 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 ये सुबह करनी थी। इतना कंफ्यूज करते हैं कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया। मतलब एक रोप ने काम नहीं किया और मैंने 140-50 एकड़ में लगाया था। सही। जितनी डेडिकेशन से मैं काम करता हूं, जिस तरह आप आके देखें, जो भी आता है वहां फोटो खिंचवाता है मेरी फील्ड में आके, बैनर लगाता है, ये देखें जी कपास का नुमाइशी प्लॉट, मेहनत मेरी और वो झंडे उनके लग जाते हैं। सारे जितने भी आ रहे हैं लोधरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरीबडी पासेस थ्रू माय फील्ड, बिकॉज राउंड द क्लॉक मैं सुपरवाइज करता हूं, पिंक के ऊपर हर स्प्रे में मिलाता हूं, इसकी तरह तेले के लिए मिलाता हूं, व्हाइट फ्लाई के लिए मिलाता हूं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक छोटे किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, मेरे 100 एकड़ और छोटे 2000 एकड़, वो 2000 एकड़ मेरे लिए वबाले जान बना हुआ है। और वो तभी ठीक होगा जब गवर्नमेंट और ये इदारे और पेस्टिसाइड कंपनी वाले जो एक जॉइंट वो बनाएं और लोकल सीड पैदा करें। अब आ जाए एनवायरमेंट्स के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। इस पे बात करते हैं। नहीं नहीं, इस पे एक मिनट पहले मेरी बात खत्म होने करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक Okay. के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कर्नल रिटायर्ड बाकिर हसन साहब से ही वापस बात स्टार्ट करेंगे। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले कर्नल रिटायर्ड बाकिर हसन साहब क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाह रहे थे, एनवायरनमेंट की बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात मुकम्मल करें करें सर। एनवायरमेंट्स के ऊपर मैं ये कहूंगा कि पिछले साल टेम्परेचर एकदम राइज किया, डॉक्टर साहब ने कहा है टेम्परेचर राइज किया। 3 क्रॉप्स लगी हुई थी, राइस लगी हुई थी, मेज लगी हुई थी, कॉटन लगी हुई थी, ठीक है जनाब। मैंने दोनों चीजें 15 दिन लेट लगाई, मेरे ऊपर वो इफेक्ट नहीं आया। बाकी मेज भी खराब हो गई, लोगों का राइस भी खराब हो गया। सो एनवायरमेंट्स वाली बात ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें फोर्ट अब्बास, ये जाएं अपना यजमान, आप जाएं राजनपुर, आप जाएं या क्या नाम है ये क्या नाम है ये खानगढ़, इधर जाएं, इधर दूसरी तरफ मियाँ ये जो इंडस रिवर के साथ साथ जाएं, क्योंकि इनके चारों तरफ डेजर्ट एरिया है, वहां से गर्म विंड चलती है और वो बहुत सारी पेस्टिसाइड के अगेंस्ट पेस्ट के अगेंस्ट काम करती है। यहाँ पर कॉटन क्रॉप आप देख लें बेहतरीन है, लोग दे आर हैप्पी, कोई 30 मन ले रहा है, कोई 35 मन ले रहा है, कोई 40 मन ले रहा है। नो डाउट एनवायरमेंट्स ने थ्रेट किया, वो ग्लोबली थ्रेट किया, लेकिन जब ये कोविड-19 की वजह से जब सारी ट्रैफिक, जहाज की ट्रैफिक, हर चीज की बंद हो गई, तो जो क्लाइमेट के अंदर इफेक्ट्स था, वो जो क्या होता है जी उसका जो काउंट कहते हैं 140 था, वो 39 और 40 पे आ गया पोल्यूशन का, ठीक है। उसने जनाब क्रॉप्स के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट डाला है, लेकिन कॉटन को जो बर्बाद किया है वो बीटी कॉटन अपनी अफादियत खो बैठी है। सर किबला ने अभी कहा है, मैं लगाई है, मुझे पता है, मैंने नॉन बीटी लगाई है, मेरे नॉन बीटी के ऊपर उसका 40% कम इफेक्ट आया है, वो ठीक खड़ी है, उसकी औसत भी बेहतर है। वो क्यों उसके ऊपर इफेक्ट 40% कम आया है, 60% क्यों आया है? क्योंकि पूरे एनवायरमेंट्स के अंदर वो व्हाइट फ्लाई और पिंक और सब अला बला जो थी वो मौजूद थी, और ये मैंने सेंटर में जान के लगाई थी कि लेट्स सी इसके ऊपर थ्रेट क्या आती है, तो इसके ऊपर 40% कम आई है। तो एनवायरमेंट्स का अपनी जगह होता है, चैलेंज डॉक्टर के लिए है, चैलेंज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, सबके लिए है। अगर ये डेडिकेशन से काम करें तो ये बहुत अच्छा बीज पैदा कर सकते हैं, कोई शक नहीं है इनमें, लेकिन पॉजिटिवली उस लाइन पे चलेंगे तो होगा। हाँ, ये जरूर बात करते हैं कि जी हमें तो बजट दे दो, भाई सारी लैबें हैं, सारे स्टाफ है, हर चीज है, सबने रोजाना सुबह आना है दफ्तर, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, आपने बड़ी आम बात की थी कि 2 अरब रुपए एप्टमा ने देने हैं और रिसर्च के लिए देने हैं, कॉटन रिसर्च के लिए देने हैं, लेकिन वो नहीं मिले। आप क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप है आपका कारोबारी एप्टमा के साथ, पीसीजीए का, तो आप कोई हेल्प कर सकते हैं कि अगर ये 2 अरब कॉटन वाले उनको मिल जाएं, वो जो रिसर्च के लिए मुख्तसर रकम है, तो आपको मदद कर सकते हैं, पीसीजीए मदद कर सकता है? पहले मैं
कर्नल साहब के थोड़ा जो ब्रीफ साईं ने बताया उस पर मैं थोड़ी एडिशन की बात करूं। बीटी कोई बीज टेक्नोलॉजी है, वो जो हमारे पास अभी जो बीटी है नहीं, जो प्योर बीटी था ना, मैंने कहा वो ख़त्म हो चुका है। वो हमारे यहाँ पे जो सीड कंपनीज हैं वो वही फार्मिंग होती है, वही बीज लेके ग्रोअर से वही हमें सप्लाई दे देते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कंपेयर करें, कंपेरेटिव स्टडी होती है ना दुनिया में, जो और कॉटन प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कौन से तरीक़ेकार अपनाया, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसा होता तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर वाले भी कोई वैरायटी पैदा करते या साइंटिस्ट भी लगा लेते, ऐसा कोई आसान काम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मोनसेंटो के पास है, जो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, वही टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान ने भी उन्हीं से ली है, आज भी उनको रॉयल्टी दे रहे हैं। वही टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के पास है, वही टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, वही टेक्नोलॉजी दुनिया के और हम क्यों नहीं ले रहे? मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ कि मैं बताता हूँ मैं कह रहा हूँ सेंटो वाले यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बीच में डाला हुआ है और सरकारी इदारे और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लड़ाई हो रही है। वो कहता है मेरी शराइत पर लेकर आ, वो कहता है कि जी तुम जसवाल साहब प्लीज सर। सही है, मैं तो इस बीच में रहा भी हूँ और जो हालात हैं सर, आपके पास हाइब्रिड सीड मेज़ जो है हमारे पास मकई, इसकी प्रोडक्शन क्यों बढ़ी? टेक्नोलॉजी के ना, हाइब्रिड सीड आया। हमारे पास सब्जियां, आपके पास चावल पूरा चाइना से इंपोर्ट होता है, टोटल सीड हाइब्रिड जिसमें भी आया है। उसको मकसद कहने का, आज आपके ग्रोअर को आपने मुआशी तौर पर अगर मजबूत करना है तो आपने ये पुराने स्टाइल में आप तजर्बा कर करके ना तबाह हो जाएंगे हम लोग। हमें अगर मुआशी तौर पर अपने ग्रोअर को और अपनी इकानमी को, मैशत को बेहतर करना पड़ेगा तो हमने इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। उसमें प्राइवेट सेक्टर करे चाहे हुकूमत करे, ये स्टेट की रेस्पॉन्स। मैंने कहा ना 2006 में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्व होकर अभी सीड का कोई सप्लाई इंडिया नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वहाँ पे टोटली 20 कंपनी उनके पास ये टेक्नोलॉजी देके उन्होंने फिर अपना सीड प्रोड्यूस किया है और रॉयल्टी आज भी मोनसेंटो के देते हैं। लेकिन कहने का मेरा मकसद है उसको चलाने वाला रेगुलेटर हुकूमत होती है, उसके सप्लाई जो प्राइवेट सेक्टर देगा। ठीक है, ये साइंस, यही टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी है, यही टेक्नोलॉजी हमारे पास अमेरिका में भी है, यही टेक्नोलॉजी हमारे पास ब्राज़ील में है, इसीलिए कि उनकी यील्ड बेहतर हुई है। आप यील्ड ये नहीं कि हमारे पास, साईं ने कहा कि सपोज मेरे पास 50 मन है तो 20 मन है, इतनी वेरिएशन जो आती है ना वो बिकॉज ऑफ उसकी जो लाइफ साइकिल है ना वो ख़त्म हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल सप्लाई होनी चाहिए। सस्टेनेबल, आप अपनी दुनिया में अगर हिंदुस्तान में क्रॉप पहले 11 मिलियन होता था ना, अभी 35 मिलियन है। क्लाइमेट के चेंज होने के वजह से अगर कोई बारिशें ज़्यादा पड़ गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, उससे फ़र्क 5% का प्रोडक्शन में पड़ गया। हमारे यहाँ ऐसी नहीं कि 40% फ़र्क पड़ जाए क्रॉप की प्रोडक्शन में। अगर अमेरिका में 18 मिलियन बेल होती है तो या 20 होगी या 16 होगी। आपने कहा कि आप अंदर हैं सारे प्रोसेस में, फिर रुकावट क्या है? मैं कहता हूँ रुकावट तो मैं कह रहा हूँ जो भी आपने रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है नहीं हमारी। साइंस सही कह रहा है, इसकी तनख्वाह है 1.5 लाख रुपया। ये एक इदारे का हेड है, ये अकेला बंदा क्या कर सकेगा? बीमारी में स्पेशलाइजेशन चाहिए। ये तो समझो कि आपको जो आप टेक्नोलॉजी लेके आके दोगे उसको ये मेंटेन कर सकता है। टेक्नोलॉजी तो उस इदारे से लेनी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है। अगर नोकिया के पास मोबाइल फ़ोन है, आप कहो कि मैं यहाँ नोकिया बनाऊँ, कहाँ बनेगा? सही। तो हमारे मुल्क के जो, मैं अभी भी सिर्फ कह रहा हूँ कि आपने इनको रिसर्च के लिए वसाइल देने। मैं कहता हूँ रिसर्च के वसाइल तो एक और चीज़ है ना कि आप टेक्नोलॉजी लेके आओ, उसको मेंटेन करने के लिए आपके इदारों ने वो रिसर्च पे काम करना है, सप्लाई देना है, सर्टिफाइड। ये है सही। मेरी बात छोटी सी सुनिए। जब तक मेरी अक्रॉस द बोर्ड नीयत ठीक नहीं होगी, आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, जिसको जो काम आप सौंप दे उसकी नीयत खराब है। वो तो मैं कह रहा हूँ, ये एक हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जहां चले जाए नीयत खराब है। सही देखो ना, ग्रोअर हमारा आज 26% हमारी एरिया कम हुई है ना, वो मकई पे क्यों चला गया है? इसीलिए कि उसको मकई में 2 पैसे बचते हैं,
उसकी यील्ड जो 40 मन आती थी वो 120 मन आ रही है। इसी तरह वो चावल में शिफ्ट हुआ है। बीज कोई हमें बीज देना है ना, इसमें नीयत सबको प्रॉफिट है। हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा, हुकूमत का लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर आप 7 अरब या 8 अरब या 10 अरब एक दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट करो और उसको आप, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर उसके, क्योंकि नीयत तो बाहर से तो लोग तो हम इम्पोर्ट तो नहीं करेंगे ना, नीयत तो हमने ठीक करनी है ना। साईं की बात ही नीयत ज़ाहिरी बात है ठीक करनी है, लेकिन उसके लिए जो हम जो भी सारे स्टेक होल्डर हैं मिल बैठकर जो दुनिया काम करी, हमने सिर्फ वो चीज़ें मॉडल ला के उसको इम्प्लीमेंट करा। जसमल साहब, आप समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं, मुझे बताएं, एप्टमा कब ग्रोअर्स के साथ बैठती है? उसमें मैं कहूँ कि पीसीजीए या एप्टमा या ग्रोअर हम सब खत्म हो जाएंगे अगर हम नहीं बैठे ना, क्योंकि कॉटन रॉ मटेरियल है एप्टमा की, कॉटन की जिनिंग इंडस्ट्री प्रोसेसर है, ग्रोअर और एप्टमा के बीच में जो रोल प्ले करती है वो जिनिंग इंडस्ट्री है। ग्रोअर तो उसको जहाँ 2 पैसे बचेंगे वो कास्ट करेगा, लेकिन ये सोचना है कि कॉटन की क्रॉप हमारे मुल्क में उसकी अहमियत क्या है। असल तो मुल्क की इकोनॉमी को आपने डेवलप करना है ना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कॉटन पे फोकस करे, इसको हमारा मेजर क्रॉप कंसीडर करे, ग्रोअर को फैसिलिटेट करे कॉटन पे, उसको प्योर सीड सप्लाई दे, जैसे पंजाब सीड कॉर्पोरेशन होती थी ना। यही 2002 में यही हमारे पास टेक्नोलॉजी दुनिया में उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन यही हमारे पास ग्रोअर के पास सीड देती थी। सब लोकल सीड थे ना किबला में था। हाँ। लेकिन आज दुनिया में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हमारे ग्रोअर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ गई है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हुकूमत ने जो हमारे ऊपर ग्रोअर के ऊपर जितने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो भी टैक्स पे करता है, चाहे जिनर पे करे चाहे एप्टमा पे करे, वो ग्रोअर के खीसे से जाता है, वो ग्रोअर की जेब से जाता है। हमने एग्रीकल्चर जिसमें कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ानी है, मिनिमम एक्सपेंसेस हमने डालने ग्रोअर के जेब में। अगर हमने पेस्टिसाइड उसको सस्ता नहीं करके दी, उसको फर्टिलाइजर सस्ती करके नहीं दी, उसको डीजल हमने सस्ता नहीं दिया दुनिया के कंपेयर, तो हमारा ग्रोअर कभी भी कॉटन कास्ट नहीं। सबसे हम अच्छा बीज, सिर्फ बीज तो मैं कह रहा हूँ, बीज अच्छा आपको देना है ना, उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी लेके। मैं एक आपको बात बताता हूँ, एक जुमला, ये साइंटिस्ट है, प्लीज, ये साइंटिस्ट है, ये कुछ नहीं दे सकता जब तक इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। ठीक है सर, इसके पास हर चीज मौजूद है, आपके सेटअप सर, आपके पास हर चीज मौजूद है, इसके सेटअप में तो जाएं। नहीं, देखें इसके पास क्या चीज मौजूद है? नहीं, देखें 2 चीजें हैं। ये देखें, एक एग्रीकल्चर का पड़ा हुआ ना स्पेशलिस्ट, MBBS है, आई स्पेशलिस्ट है, लेदा ब्रेन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब ये कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सगीर हो, आई स्पेशलिस्ट, वो नहीं, स्पेशलिस्ट जो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है ना, जेनेटिक, उसका स्पेशलिस्ट है। ये आ जाए मेरे उसमें आके देख लें, क्या मेरे पास ऐसी कोई लैब है? मेरे पास ना CRC के पास है, नहीं हमारे पास है। ये दोनों। अगली बात है कि व्हाट वी हैव टू डू, नहीं मतलब ये तक सोल्यूशन आप ये ब्लेम गेम को छोड़कर। सर कोई ब्लेम नहीं सर, कितना डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं नए बैठे हुए, बड़े होशियार लोग बैठे। सर आखिरी जुमला, एक मेरी बात है, पाकिस्तान के मेजर क्रॉप क्या है? जिनिंग, कॉटन मेजर क्रॉप है ना। आज तक उसकी प्रोसेसिंग होती है जिनिंग इंडस्ट्री की। आज तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना कि जिनिंग इंडस्ट्री की जो मशीन है ना, उसको चलाने के लिए जो हमारे पास लेबर होती है ना, वो भी काफी पुरानी स्किल नहीं है। न हमने अपने आप को अपग्रेड किया है मशीनरी में, न हमने अपग्रेड किया है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि लोग स्किल बनाएंगे तो आपको परफॉर्म करेगा। मैं कहता हूँ मिनिमम 700 से 800 रुपया हमारा खाली फ्रॉम ग्रोअर टू जिनर प्रोसेसिंग में लॉस होता है हमारा नेशनल। सिर्फ हम उसी को सेव कर ले, हुकूमत के थोड़े इंटरेस्ट थे, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराए कि ये टेक्नोलॉजी जिनिंग इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए, इसको शिफ्ट करें दूसरी इंडस्ट्री मशीनों पे, तो वो खाली लॉस है ना जो इनडायरेक्ट, उसमें पावर का लॉस है, उसमें लेबर का लॉस है, उसमें फाइबर का लॉस है। मैं सिर्फ एक आखिरी बात, मैं हम IPM प्रोग्राम जो है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट,
ये ऐसा प्रोग्राम है सर। जिसमें हम कह रहे हैं कि ये मिनिमम यूज पेस्टिसाइड का कम हो। सर ये हम प्रोग्राम बनाए, ये जो तो कम है। अभी देखो ना, वो तो टेक्नोलॉजी आएगी वो आएगी, लेकिन इस प्रोग्राम पर हम सीरियसली कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कास्ट हम कम करेंगे और प्रोडक्शन के लिए आप ज़रा इंशाल्लाह कर्नल साहब आखिरी जुमला। आखिरी जुमला मेरा ये है कि जब तक नीयत ठीक नहीं करोगे, चाहे रिसर्चर की है, चाहे सीड वाले का है, चाहे पेस्टिसाइड वाले की है, ये काम ठीक नहीं होना। किबला कह रहे हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बार बार ये कह रहे हैं, देंगे किसके हाथ में? ये तो बदनीयत है सारे। मेरे पास भी देंगे, मैं भी नियत का अच्छा नहीं हूं। समझ आ गई मेरी बात? तो नियत के लिए गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भाई लेट्स सिट डाउन। अभी इन्होंने कहा नहीं है कि जी आप एप्टमा को बिठाएं, इनको बिठाएं, इनको बिठाएं, मुझे बिठाएं और हम कसम खाएं कि यार आज से दयानतदारी से काम करेंगे, लोगों को धोखा नहीं देंगे, किसान को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे जैसे मैं लड़ रहा हूं अभी, जैसे मैंने जख्म खाए हुए कॉटन के, मैं इसी तरह जज्बाती होकर बोलता रहूंगा आपके सामने। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सगीर साहब आपका शुक्रिया, और जसमल साहब आपको भी शुक्रिया कि आपने हमें खुश तौर पे ज्वाइन किया। और अहम बात सारी उसकी कॉटन के क्राइसिस की यही है कि अगर हुकूमत, PCGA, एप्टमा और ग्रोअर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स अब भी मिलकर बैठकर, रिसर्च वाले भी अगर शामिल कर लें तो सब लोग मिलकर कोई अगर हिकमत अमली बना पाए तो इसको कॉटन को बचाया जा सकता है, वरना कपास का काश्तकार इसमें इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ही छोड़ देगा। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। आखिर में मैं अल्लाह एक हाफ़िज़। मैसेज देना चाहता हूँ।